आज की इस प्रेस वार्ता में इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित मीडिया के साथियों का मैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ उपस्थित हैं जनता दल यूनाइटेड के कला, संस्कृति और खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री कृष्णा पटेल जी और मैं बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के रूप में आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज की इस प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि केंद्र की सरकार की खेल को लेकर जो नीति है, बिहार के साथ जो पक्षपातपूर्ण रवैया लगातार अख्तियार किया जा रहा है, उसका पर्दाफाश करने जा रहे हैं। किस तरह से केंद्र की सरकार की उदासीनता है बिहार में खेलों को लेकर, खिलाड़ियों के विकास को लेकर, उनको दिए जाने वाले मौकों को लेकर, उसके विषय में हम लोग आज आपके सामने तथ्यों के साथ अपनी बातों को रखने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 36वें राष्ट्रीय खेल महोत्सव के शुभारंभ में कहा कि खेलो इंडिया स्कीम एक क्रांति के रूप में पूरे देश में आज है और किस तरह से खिलाड़ी इससे जुड़ रहे हैं। हमारा सवाल है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार से, यह कैसी क्रांति है जिसमें बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मां भारती अपने किसी सपूत के साथ सौतेला व्यवहार नहीं कर सकती है, लेकिन केंद्र की सरकार की लगातार उदासीनता बिहार के साथ यह दर्शाता है कि ये लोग बिहार के साथ हर मुद्दे पर पक्षपातपूर्ण रवैया ही अख्तियार करते हैं। तथ्यों के माध्यम से हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं। कुछ तथ्य हैं जो मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं। अगर हम उन फंड्स की बात करें जो केंद्र की सरकार की तरफ से खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर और कंपटीशन के लिए रिलीज किया जाता है, 2017-18 की बात करें तो बिहार को शून्य मिला है। शून्य, एक बड़ा शून्य बिहार को मिला है। वहीं गुजरात की बात करें तो 5.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। 2018-19 की बात करें तो बिहार को महज 40 लाख रुपए और गुजरात को 3 करोड़ रुपए से ज्यादा मिला है। ताज्जुब और आश्चर्य इस बात से होता है कि अगर हम 19-20 के डाटा को देखें तो गुजरात को सबसे ज्यादा 608.37 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है और फिर बिहार के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया ही अख्तियार किया गया है। बिहार को महज 50 करोड़ की राशि दी गई है। ये लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि 2002 या 2007 में जो राष्ट्रीय खेल हुआ करते थे उसमें बिहार की स्थिति क्या थी। बिहार के लोग पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाते थे, लेकिन उसके बाद से जब से नीतीश कुमार जी बिहार में आए हैं तब से किस तरह से खेलों के प्रति जागरूक किया गया है, किस तरह से फैसिलिटीज दी गई हैं ताकि बिहार के लोग आगे बढ़ सके, बिहार के खिलाड़ी आगे बढ़ सके। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसके माध्यम से विभिन्न राज्यों में अलग अलग खेलों में जो खिलाड़ी हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए सेंटर्स बनाए जाते हैं। बिहार में जो सेंटर्स मुजफ्फरपुर, जमुई, किशनगंज में थे, उन प्रशिक्षण सेंटर्स को हटा लिया गया, जो दिखाता है कि केंद्र की सरकार सिर्फ जुमलों पर टिकी हुई है, वास्तविकता में कुछ करना नहीं चाहती है। मैं आग्रह करूंगा कृष्णा पटेल जी से कि वो कुछ और तथ्य आपके सामने रखें। जो 36वां राष्ट्रीय खेल महोत्सव के दरमियान देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जिस बातों को कहा और जिस प्रकार से हमारे बड़े भाई अभिषेक झा जी ने तथ्यों को आपके सामने रखा, उससे यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार बिहार के खेल और खिलाड़ियों के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और कला, संस्कृति एवं खेल प्रकोष्ठ की ओर से मैं आप लोगों के सामने तथ्य रखना चाहता हूं कि वर्ष 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में गुजरात से 3 लोग पार्टिसिपेट करते टेबल टेनिस के खिलाड़ी हरमनप्रीत देसाई को मेडल मिलता है और उनको पदक जीतने के बावजूद उनको महज 33 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, गुजरात सरकार द्वारा, जबकि राज्य सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपया वांछनीय है दिया जाता है जो मेडल लाते हैं। शिवनाथ सिंह अभी भी मैराथन में भारत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड रखते हैं जो 1978 में बनाया था। वह बिहार के ही मेधावी और परिश्रमी खिलाड़ी रहे थे।
बिहार के मोहम्मद सैम आलम शेख को वर्ष 2021 में राष्ट्रपति द्वारा बेस्ट स्पोर्ट्समैन जो दिव्यांग का था उनको खिताब मिला और उन्हें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ग्लोबल स्पोर्ट्स मेटरिंग प्रोग्राम के तहत 2018 में उनको विकलांगता खेल और खेल कूटनीति के सबसे उभरते हुए नेता से सम्मानित किया गया था। 2014 के कॉमनवेल्थ में बिहार की बेटी शेषन सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। बिहार के हाजीपुर का रहने वाले प्रमोद भगत बैडमिंटन के पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारत के पहले भारतीय बन गए थे। आपको मैं बता दूं कि हाई जंप जो टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के शरद कुमार ने जीता, ब्रॉन्ज पदक जीत के लाया। और बिहार बैडमिंटन खिलाड़ी ऋतिक आनंद जो ब्राजील में हुए ओलंपिक में गोल्ड जीतकर तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया था। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने पहली बार गोल्ड जीता था। उस समय भी भारतीय टीम के जो कप्तान हॉकी के थे वो जसपाल सिंह मुंडा थे, वो भी एक बिहारी थे। तो बिहार का इस प्रकार का इतिहास रहा है। और उसके बाद आप खेल और खिलाड़ी के लिए जो आप खेलो इंडिया की नीति चला रहे हैं, ये खेलो इंडिया नहीं झेलो इंडिया की नीति इनकी चल रही है। क्योंकि लगातार इनका जो व्यवहार है ये सौतेलापन व्यवहार है। देख लीजिए कि आप 600 करोड़ से ऊपर आप गुजरात को दे रहे हैं जो कॉमनवेल्थ गेम में एक भी मेडल नहीं लाती है। और बिहार के खिलाड़ी 2022 में भी एक मेडल लाते हैं, 2024 में भी कॉमनवेल्थ गेम में एक मेडल लाते हैं। और उनके साथ इस प्रकार का पक्षपात आप कर रहे हैं जो खेलो इंडिया का स्कीम में इनसे काफी आप इनको दूर रखे हुए। तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे होगा? आप खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कैसे कर पाएंगे? आपने तो जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो भारतीय खेल प्राधिकरण की जो संस्थाएं यहाँ चल रही थी, साइंस ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से पटना, मुजफ्फरपुर, जमुई के गिद्धौर में और किशनगंज में जो ट्रेनिंग सेंटर था उसको भी आपने हटा लिया। तो इस प्रकार का व्यवस्था है। ये खेलो इंडिया नहीं झेलो इंडिया की नीति है इनकी। कुछ और तथ्य हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गुजरात में आज तक 121 वर्षों में एक भी व्यक्ति ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीता है, जबकि हिंदुस्तान के लगभग सभी राज्यों में कम से कम एक मेडल जरूर आया है। दूसरी तरफ पूरे पश्चिम भारत का स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय भी गांधीनगर में ही स्थापित किया गया है। बिहार में आज एक भी राष्ट्रीय खेल महोत्सव का आयोजन आज तक नहीं किया गया है। गुजरात की बात कर ले तो इस वर्ष हो रहे राष्ट्रीय खेल के अलावा 2019 में 6ठा एशियन स्कूल टेबल टेनिस चैंपियनशिप भी हुआ। लगातार बिहार के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया, गुजरात को आगे बढ़ाना, यह दर्शाता है कि केंद्र की सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं, बिहार के विषय में कहते हैं कि मैं बिहार का हूं, हम बिहार के प्रोग्रेस के लिए, उन्नति के लिए काम करते हैं, लेकिन बिहार को कुछ देते नहीं हैं। हाल ही में अमित शाह जी आए थे, सुना है दोबारा आने वाले हैं। उनकी झूठ की नीति का हम लगातार इसी तरह पर्दाफाश करते रहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जो मॉडल बनाया है वो गुजरात का मॉडल है, अडानी अंबानी के लिए मॉडल है, इनके जो अमीर दोस्त हैं उनके लिए मॉडल है, गरीबों के लिए नहीं है, बिहार के खिलाड़ियों के लिए नहीं है। बिहार के खिलाड़ियों की मेधा और प्रतिभा को ये मसलना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आने वाले समय में हम लोग बिहार के खिलाड़ियों के लिए और काम करेंगे और केंद्र की सरकार की ऐसी नीतियों का लगातार पर्दाफाश करते रहेंगे। बहुत सवाल है, आरोप है कि बिहार सरकार तो हम लोग के लिए कुछ करती ही नहीं है, तो फिर पहले बिहार में सही होता तो केंद्र की बात करेंगे। हमने कहा ना कि बिहार में जो भी चीजें हो रही वो बिहार सरकार के द्वारा ही की जा रही है। आज बिहार के खिलाड़ी अगर किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं वो बिहार सरकार की तरफ से ही देन होती है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। आप देख लीजिए कि गुजरात, हमारे भाई कृष्णा पटेल साहब ने कहा कि किस तरह कॉमनवेल्थ खेल में जीतकर एक प्रतिभागी आता है, उसको गुजरात की सरकार 33 लाख रुपए ही देती है, लेकिन बिहार की सरकार की तरफ से जो प्रतिभागी यहाँ जीत कर आते हैं उनको 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, जिस तरह अन्य प्रदेशों में दी जा रही है। लेकिन बिहार में तो कहीं खेलने का जगह ही नहीं है। तो हमने यही तो बताया आपको कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसने अपने सेंटर्स को भी बंद कर दिया। जिस तरह की उदासीनता केंद्र की सरकार की है, उसके बावजूद भी बिहार की सरकार लगातार अपने संसाधनों के माध्यम से खेल के विकास के लिए कर रही है। देखिए, आपने देखा है कि भले ही हम लोग गठबंधन में रहे, लेकिन हम लोगों ने अलग अलग नीतियों के खिलाफ भी अपने स्टैंड को बड़ी मजबूती से रखा। आज आप देख लीजिए बिहार में ऊर्जा स्टेडियम को देख लीजिए, जिस तरह से एक वर्ल्ड क्लास ऊर्जा स्टेडियम आज बिहार में बना है पटना के राजवंशी नगर में, वो देखने योग्य है किस तरह से वहां मैचेस होते हैं।
लेकिन अगर केंद्र की सरकार की उदासीनता रहेगी, केंद्र की सरकार किसी भी बड़े खेल के आयोजन को बिहार में नहीं करेगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप हो पाएगा? अगर राशि नहीं मिलेगी तो हम किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे? यह चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक सवाल है, संजय जायसवाल जो है उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्या बिहार में पुलिस पर उनका भरोसा नहीं है सर? देखिए, संजय जायसवाल जी को तो खुद पर ही भरोसा नहीं। संजय जायसवाल जी जिस तरह के बयान देते हैं, अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, शराबबंदी को लेकर उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है, उन्होंने कहा कि हम तो इसीलिए कह रहे थे कि बिहार में शराबबंदी को शुरू कर दिया जाए। एक आर्टिकल छपा है एक प्रतिष्ठित अखबार में, जो दर्शाता है कि संजय जायसवाल जी लगातार जिस तरह के बयान गठबंधन में रहते हुए और गठबंधन के बाद देते हैं, राजनीतिक और मानसिक रूप से वो दिवालिये हो चुके हैं। और सुरक्षा की आवश्यकता किसे पड़ती है? जिन्होंने कुछ ऐसा किया हो कि जनता उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। तो संजय जायसवाल जी हो, अभी कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी थी ना। अरे बिहार सुरक्षित है, बिहार में आप अगर सकारात्मक काम करेंगे आपको कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन राजद जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है, बीजेपी कह रहा है कि राजद और जदयू में तू मैं शुरू हो गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से बिहार में सत्ता में से बेदखल हुए हैं, तब से इन लोगों को लग रहा है कि ये केंद्र प्रकारेण सरकार गिर जाए, वो तरीके ढूंढते हैं। अरे भाई, जब आप हमारे साथ गठबंधन में थे, आपने किस तरह से पीठ में खंजर भोंकने का काम किया था, विश्वासघात किया था, आपको अपना दिन नहीं याद आता है। और अब आप किसी मसले को तूल देकर चाहते हैं कि महागठबंधन में दरार आ जाए। एक बात याद रखिए, महागठबंधन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अटूट है, 7 पार्टियों का गठबंधन है। आपके साथ तो कोई दल जाना नहीं चाहता है। फिर से एक बार राजनीतिक रूप से आप लोग बिहार में अछूत हो चुके हैं।